नमस्कार। श्री कृष्णा ज्योतिष केंद्र में स्वागत है। आज हमारी ये जो सीरीज है ये हम चालू कर रहे हैं, जिसमें ज्योतिष के बारे में बताया जाएगा। कुंडली कैसे देखी जाती है, कुंडली का प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, कुंडली में ग्रह नक्षत्र किस तरह अपना प्रभाव दिखाते हैं मानव जीवन पर, इसकी हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे क्रम वाइज। सभी व्यूअर्स, आप जो भी ज्योतिष में इच्छुक हैं, जिनको लगता है कि ज्योतिष विज्ञान जानना चाहिए, वो इस चैनल को प्रॉपर देखेंगे। निश्चित ही आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। ज्योतिष विज्ञान वह विज्ञान है जिसकी सहायता से हम अपना आगे का कार्य, आगे की क्रियाएं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे हम आगे अपना कार्य करें, किस तरह करें, क्या करें। बाकी तो सब कुछ आपको भी मालूम है कि सब कुछ प्रभु करता है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कुंडली के बारे में स्लोली जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि किस तरह कुंडली देखी जाती है और किस तरह आप कुंडली देख सकते हैं। आपको बता दूं मैं कि सबसे पहले ऋग्वेद में नक्षत्र और ग्रहों का उल्लेख मिलता है। तो पहले के ऋषि मुनि ग्रह नक्षत्र को देख करके भविष्यवाणियां करते थे, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इस व्यक्ति के जीवन पर यह प्रभाव होगा, सौर मंडल में जो ग्रह घूम रहे हैं उनके घूमने से क्या परिवर्तन इस मानव जीवन पर पड़ता है। ये सब जानकारियां पहले के ऋषि मुनि देख करके बता देते थे, भविष्य वक्ता होते थे, तो सब जानकारियां बताते थे। इसी क्रम में हम सूक्ष्म जानकारियां धीरे धीरे आपको देंगे। एक सामान्य जानकारी, एक कुंडली, एक फर्स्ट लेक्चर से, फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप कोई भी कुंडली आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कुंडली के जो 12 भाव हैं, जो 12 घर हैं, ये 12 घर ही पूरा सब कुछ है। इसी में आपके ग्रह नक्षत्र सब इसी में आते हैं, इनके परिवर्तन होता है। डेली आपका ग्रह नक्षत्र में परिवर्तन होता रहता है। इसके प्रभाव से हमारे जीवन में व्यवस्थाएं, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हम ये बताते हैं सबसे पहले कि ये जो कुंडली है इसमें 12 भाव कैसे बनाते हैं। जैसे हमने बताया आपको, एक ये आप सर्किल बना सकते हैं, एक इससे इधर ले लीजिए, एक इससे इधर ले लीजिए, फिर इसको बीच बीच में ऐसा करके और इससे इसको जोड़ दीजिए, इससे इसको जोड़ दीजिए, इससे इसको, इससे इसको। तो आप देखेंगे कि इसमें 12 हाउस बन गए। पहला हाउस ये फिक्स रहता, हाउस फिक्स रहते हैं, हाउस कभी नहीं बदलते। तो सबसे पहले 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हाउसेस हो जाते हैं। अब प्रत्येक हाउस का अपना एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है, प्रत्येक हाउस अपना अलग अलग एक महत्व रखता है, एक अलग अलग उसका प्रभाव होता है। इसलिए ये प्रभाव अभी हम बताएंगे आपको। इस पहले हाउस को हम लग्न बोलते हैं, लग्न पहले हाउस। और जो सबसे पहले यहाँ पर लग्न है, फिर इसके बाद आपको ये भी मालूम है, आपको ये बता दें कि जो हमारी सबसे पहले 12 जो हमारी राशियां होती हैं, जो हमारी राशि होती हैं, राशियां जो होती हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 हाउस है। इसी तरह सबसे पहली राशि जो होती है मेष, दूसरी राशि होती है वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये जो 12 राशियां होती हैं, इन 12 राशि का प्रभाव ग्रहों में इस हाउस में कैसा पड़ता है, ये देखा जाता है आपके जन्म के समय। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म कब होता है, कितने बजे होता है, सुबह है, शाम को है, उस समय कौन सी राशि पूरब दिशा में आ रही है, वो उसकी लग्न होगी। फिर इसके बाद सब क्रमबद्ध आती है। तो ये उस समय की राशि जो सबसे पहले पूरब दिशा में आएगी, उस ड्यूरेशन में, जब जन्म के समय में, वो उसकी लग्न राशि हो जाती है, लग्न हो जाती है। और चंद्रमा जिस राशि पर होगा, चंद्रमा जहाँ होगा, वो उसकी राशि कहला जाती है। चंद्रमा कहाँ भ्रमण कर रहा है, किस राशि पर है, वो उसकी जन्म राशि कहला जाती है। और लग्न जो उस समय पैदा होते समय सूर्य से जो राशि आती है, वही उसकी लग्न हो जाती है। हाँ, ये भी संभव है कि लग्न भी एक हो, राशि भी एक हो। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अगर उस समय वही है तो दोनों हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जैसे लग्न, मान लीजिए ये अब नंबर 1, ये फर्स्ट लग्न। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म मेष लग्न पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 आ जाएगा, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, 5, 6। अब 1 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर आया, 2 मतलब वृष, 3 मतलब मिथुन, 4 मतलब कर्क, 5 मतलब सिंह। इस तरह सिस्टमेटिक आ जाते हैं। यदि किसी पर्सन का लग्न यहाँ पर हुआ, मान लीजिए, ये हाउस फिक्स रहेगा, हाउस 1 है तो हाउस 1 ही रहेगा, हाउस नहीं बदलेगा, हाउस इसी क्रम में रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का यहाँ पर लिखा है 5 लिखा है, मान लीजिए किसी, ये हाउस 1 तो फिक्स है, हाउस कहीं नहीं जाएंगे, हाउस सिस्टमेटिक रहेंगे, 12 हाउस एज सीक्वेंसली। बट हियर इफ 5 नंबर यहाँ पर लिखा है, तो ये मान के चलते हैं कि ये सिंह लग्न की कुंडली है, ये सिंह लग्न की कुंडली, सिंह लग्न है। तो जब सिंह लग्न यहाँ पर आएगा, तो फिर यहाँ पर 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये है। मतलब 5 यहाँ है, तो फिर 6 से स्टार्ट करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
एज यूजुअल। तो सिंह यहाँ पर आया, तो फिर ये छठवीं राशि कौन सी है यहाँ पर? कन्या। तो कन्या यहाँ पर आई, तुला यहाँ पर आई, वृश्चिक यहाँ पर आई और धनु यहाँ पर आई। धनु कहाँ पर है? ये 5th हाउस में है, हाउस 5th है, लेकिन यहाँ पर राशि बैठी है धनु। इसी तरह 6वें हाउस में कौन सी राशि बैठी है? मकर राशि। यहाँ पर कौन सी राशि बैठी है? कुंभ राशि। कौन से हाउस में? 7th हाउस में। इसी तरह यहाँ पर मीन है, फिर यहाँ पर मेष है, और यहाँ पर वृष है, यहाँ पर मिथुन है, और यहाँ पर कर्क है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस हॉरोस्कोप में इस जो ये चौघड़िया वाला हो, जो ये हॉरोस्कोप होता है, इसमें जो खाने होते हैं, खाने में लिखने का क्या महत्व है? ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अब इसमें आपको ये बता दें कि जो ये मेष राशि है, इनके स्वामी, हर राशि के एक एक स्वामी होते हैं, हर राशि के। जैसे मेष राशि के स्वामी है मंगल देव, वृष राशि के स्वामी है शुक्र देव, मिथुन राशि के स्वामी है बुध देव, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रदेव, सिंह राशि के स्वामी है सूर्य देव, कन्या राशि के स्वामी है बुध देव, तुला राशि के स्वामी है शुक्र देव, फिर ये है वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, फिर से मंगल, फिर धनु के स्वामी है गुरु, और मकर के स्वामी है शनि, और कुंभ के भी स्वामी है शनि, और मीन के स्वामी है गुरु। इस तरह आपको ये ध्यान देना है कि मंगल में 2 राशियां आती हैं, मेष और वृश्चिक। शुक्र में 2 राशियां आती हैं, वृष और तुला। बुध में 2 राशियां आती हैं, मिथुन और कन्या। गुरु में 2 राशियां आती हैं, धनु और मीन। शनि में 2 राशियां आती हैं, मकर और कुंभ। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि होती है। सिंह राशि सूर्य की है और कर्क राशि चंद्रमा की। ठीक है। सो अब इसमें आपको ये देखना है कि ये जो राशियां हैं, इनके स्वामी हैं। अब जैसे ये हमने बनाया, देखिए ध्यान से देखिए, ये हाँ, ये बन गया। ठीक है। 12 हाउसेस हैं, हाउसेस फिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके। अब ये हाउस है, ये 12 हाउस है। अब इसमें जनरली ये केंद्र कहलाता है। 1 4 7 10, 1 4 7 10 ये केंद्र कहलाता है। और इसमें 5 9 ये आपके त्रिकोण कहला जाते हैं। जनरली 6 8 12, 6 8 12 इन हाउस को अच्छा नहीं मानते। जनरली सामान्यतः कहते हैं कि ये हाउस अच्छे नहीं होते, लेकिन सब हाउस अच्छे हैं। मेरे अनुसार सब हाउस अच्छे हैं, कोई भी हाउस पूरा नहीं होता। बस ये देखना है कि उस जातक का जन्म कब हुआ है,
उस जातक के जन्म के समय कौन सा नक्षत्र प्रभावी है, उस जातक का मारक ग्रह कौन है, उस जातक का बाधक कौन है और उस जातक के योग कारक ग्रह कौन है, ये देखना है बस। बाकी ग्रह कोई हाउस, सब हाउस अच्छे हैं, कोई हाउस खराब नहीं है। ये जनरल परसेप्शन है कि 6, 8, 12 अच्छे नहीं होते जनरल। अब यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट किसी भी जातक की, अभी हम क्रमबद्ध बताएंगे, अभी एक आपको एक जनरल आइडिया बता रहे हैं, सबका डिटेल फिर अभी शुरू करेंगे। कि जैसे मान लीजिए किसी जातक का यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2, चलिए ठीक है 2। अब यहाँ पर 2 है, ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब सबसे पहले अगर ऐसा कहीं लिखा है और मान लीजिए इसके ग्रह नक्षत्र सपोज दैट कहाँ बैठे, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और सैटर्न शनि है, यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पर वीनस है और यहाँ पर राहु है, यहाँ पर केतु है और कौन सा अभी ग्रह बचा, सूर्य, मून। अब मून बचा, मान लीजिए मून यहाँ पर चलिए, मून यहाँ पर आ गया, जुपिटर यहाँ आ गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक कौन सा भी ग्रह बचा, यानी सूर्य, शनि, मंगल बचा अभी, मार्स, मान लीजिए मार्स यहाँ पर आ गया, मार्स, मंगल। अब आप देखेंगे कि इसमें जो ग्रह इसमें बैठे हैं इसके अकॉर्डिंग, अब सबसे पहले आप इसका करेंगे, इसका लग्न क्या है, इसका लग्न क्या है, 2 लिखा है, 2 में क्या आ जाता है, वृष। सबसे पहले इसका लग्न हो गया वृष, सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे लग्न वृष हो गई। और इसमें चंद्रमा कहां पर है, 11 यानी 10th हाउस में है, लेकिन कौन सी राशि है, 11th राशि। 11th राशि कौन सी होती है, कुंभ राशि। तो इसका जो राशि होगी वो होगी कुंभ राशि। लग्न रस होगा, राशि कुंभ होगी, ठीक है। अब ये 2 चीज सबसे पहले आपको क्लियर हो जानी चाहिए, 2 चीज किसी भी जातक के, लग्न और
राशि। राशि मतलब चंद्रमा कहाँ पर है। अब यहाँ पर चंद्रमा किस नक्षत्र में है ये अभी देखेंगे, बाद में बताएंगे भी। तो इस तरह एक जनरल प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं सिंपल, कि किसी जातक का लग्न क्या है और उसका राशि क्या है। ठीक है, इस तरह आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये किसी व्यक्ति के जन्म के समय का चार्ट है, किसी व्यक्ति के जन्म के समय का चार्ट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पैदा हुआ, उस समय उसके ग्रह नक्षत्र ऐसे रहे हैं कि उस समय पूरब दिशा से वृष राशि रही होगी, तो वृष लग्न बन गया, और उसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में रहा होगा। अब किस नक्षत्र में रहा होगा ये अभी बाद में हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हर राशियों में कम से कम 2 नक्षत्र और आधा यानी 2.5 यानी 9 चरण होते हैं। एक नक्षत्र का 4 चरण, दूसरे का 4 चरण और एक का 1, मतलब 9 चरण एक राशि में आते हैं। ठीक है, तो ये अभी बात की बातें हैं, हम बताएंगे। तो यहाँ पर आप इतना प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब इसमें जनरल आप देख सकते हैं कि पहला हाउस जो होता है ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का होता है, उसके पर्सनालिटी का होता है, उसके बोल चाल, उसका पर्सनालिटी कैसा है, हष्ट पुष्ट है, क्या है उसका। तो यहाँ पर 2 है। अब इसमें देखेंगे दूसरी राशि है, राशि दूसरी है, मीन्स इस राशि के स्वामी कौन से हैं, इस राशि के स्वामी कौन से हैं, शुक्रदेव। अब शुक्रदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। पहला हाउस हमने बताया कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के बारे में बताता है। तो अब वृष राशि फर्स्ट हाउस में है, इसके स्वामी शुक्र हैं। अब आप देखते हैं कि फर्स्ट हाउस को कंट्रोल कौन करेंगे, शुक्र। लेकिन यहाँ पर अब ये देखना कि यहाँ पर सूर्य भी बैठा है और शनि भी बैठे। तो सूर्य और शनि बैठे हैं, ये भी क्या प्रभाव देंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। यही अब हम क्रम से बताएंगे आगे कि सूर्य कौन से नक्षत्र में है, शनि कौन से नक्षत्र में है, और फर्स्ट हाउस में है, वृष राशि में है, तो इनका क्या प्रभाव होगा। तो धीरे धीरे इसको हम बताएंगे। जैसे अभी यहाँ पर ये फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी का है, अब ये सेकंड हाउस है, ये जनरली धन का हाउस होता है, धन संचय का हाउस होता है, कुटुंब का हाउस होता है। तो यहाँ पर अब धन मंगल बैठा है। अब मंगल क्या होता है, मंगल मालूम है आपको सेनापति है, मंगल यानी ब्लड का कारक है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, इंटरनल एनर्जी, इटर्नल पावर। सूर्य इंटरनल पावर देता है, इटर्नल एनर्जी है। मंगल हमारा सेनापति है ना। तो मंगल ब्लड का कारक है, गुस्सा, इन सब चीजों से। तो अब सेकंड हाउस में मंगल बैठा है, तो इसका क्या होगा। थर्ड हाउस में जो ये है, ये साहस, परिश्रम और मेहनत का घर होता है, और भी कई बताएंगे भी। यहाँ पर जुपिटर बैठे हुए हैं, गुरुदेव बैठे हुए हैं, साथ में केतु भी है। फोर्थ, अब ये केंद्र में देखिए, केंद्र में फिफ्थ हाउस में मरकरी बैठा हुआ है, यानी बुध बैठे हुए हैं, बुध है। अब मरकरी पांचवा राशि, पांचवी राशि किसकी है, सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि में कौन बैठे हैं, बुध बैठे हैं, तो इनका क्या रोल होगा। 6 में, 5वें हाउस में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन राशि कौन बैठी है, 6 मतलब आपकी कौन सी राशि है, कन्या राशि है। ये देखिए यहाँ भी बुध है, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है। फिर इसी तरह 6 हाउस में देखिए 7वीं राशि है, कौन सी है, तुला है, शुक्र है। तो शुक्र यहाँ पर, यहाँ भी है और यहाँ भी है शुक्र। ये देखिए शुक्र के मालिक ये भी हैं और ये भी है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए वीनस है, कौन से, ये 7वां हाउस है, लेकिन बैठा वीनस है, शुक्र बैठे हैं, और राशि कौन सी है, 8वीं यानी मंगल की राशि है। फिर इसी तरह यहाँ देखिए 8वां हाउस है, ये यहाँ पर 9th यानी धनु राशि है, इसका क्या रूल होगा। इसी तरह यहाँ 10th में देखिए ये भाग्य का है, यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। सो
यहाँ पर आइए 11, ये आपके क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर व्यापार के बारे में है, उसके प्रोफेशंस के बारे में रहता है। यहाँ पर मून है और 11 नंबर की राशि है, यानी शनिदेव है। यहाँ पर 10वां हाउस है, शनिदेव है, मतलब स्वयं शनिदेव मतलब आपके 11वीं राशि की कौन सी है, मकर राशि है, कुंभ राशि है। 12 देखिए यहाँ पर ये मीन राशि है, यहाँ पर कौन है, गुरु है, 11वां हाउस है ये, है ना। ये भी हाउस अच्छा होता है, लेकिन मैंने कहा ना हाउस कोई बुरे नहीं होते, सब अच्छे होते हैं, बट डिपेंड होता है आपके नक्षत्र, आपके राशि और आपके जो प्रेजेंट में जो दशाएं चल रही हैं, जो महादशा चल रही है, उस पर डिपेंड होता है। यहाँ पर आपकी मेष राशि आ गई, 12वें हाउस में मेष राशि आ गई। सो इस तरह एक जनरल प्रेडिक्शन, एक जनरल जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सो ये चीज आपकी क्लियर हुई। अब इसमें हम आपको बता दें कि अब जो आगे का जो हमारा टॉपिक आएगा, अब जो आगे का जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, अब उसमें राशि जो है इनके स्वामी हमने यानी बता दिया। अब हम बताएंगे नक्षत्र। नक्षत्र ये 27 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, 27 नक्षत्र होते हैं। ये इसमें कैसे आते हैं, प्रत्येक हाउस का क्या काम है, प्रत्येक हाउस का क्या रोल है, ये हम बताएंगे। सो डियर सभी को प्रणाम। ये हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है कुंडली के बारे में, ज्योतिष के बारे में, एक जनरल सामान्य जानकारी धीरे धीरे देंगे जिससे सभी लोग अवगत हो सके। देखिए, जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, कर्म करता है, और कर्म करने के लिए ही मनुष्य जन्म लेता है। भगवान भी जन्म लिए थे, कर्म किए हैं, चाहे रामचंद्र जी हों, कृष्ण जी हों, सब इस पृथ्वी पर आकर के मानव रूप में आए और कर्म किए, कर्म के द्वारा ही अपना स्थान बनाए। जो आशावादी हैं उनके लिए आशा हमेशा बनाए रखना चाहिए। अब जो निराशावादी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता, जो हमेशा से निराश रहते हैं, कुछ नहीं है इस दुनिया में, कुछ नहीं होता, कोई भगवान नहीं है, कोई ये नहीं है, सब कुछ ठीक है, वो अपना वो फ्री है, वो अपना सोच सकते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर जब हम जन्म लेते हैं तो उसी समय से हमारी जो घड़ी का कांटा है शुरू हो जाता है। जन्म लेने से ही हमारी क्लॉक, हमारी जो घड़ी का कांटा है वो स्टार्ट हो जाता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है। जब वो घड़ी का कांटा बंद हो जाता है तो हम भी चले जाते हैं। इस ड्यूरेशन में, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो काल है, इस काल में हर जीव अपना कुछ कर्म करता है। उस कर्म का फल संचित करता है। कर्म कैसे हैं ये छोड़ दीजिए, ये भगवान पर छोड़िए, हम फल की इच्छा मत करिए, कर्म करते रहिए। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तीनों गुण में से व्यक्ति काम करता है। हम इस समय जो कर्म कर रहे हैं, अगर इस समय हमारे शरीर में हमारे तमोगुण की प्रधानता है तो जो हमारा कर्म हो रहा है वो तमोगुण से युक्त होगा, अर्थात उसमें वो फल नहीं मिलेगा। और अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं उस समय रजोगुण प्रधान है, तब भी हमको कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। हाँ, हम कर्म कर रहे हैं और उस समय हमारी प्रवृत्ति शांत है, सतोगुण प्रधान है, तो
सतोगुण के द्वारा ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अब कोई कहे कि कर्म करते समय ये देखें कि कौन सा गुण प्रधान है, अरे ये तो सब अचानक आता है, प्रभु की देन रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ज्योतिष पर डिपेंड हो जाएं, ज्योतिष ही देखें उस पर, नहीं, आप अपना कर्म करिए, लेकिन एक सामान्य जानकारी, क्योंकि ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। इसमें सूक्ष्म जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुंडली हमारी बन गई, पंडित जी हमारे बना दिए कुल गुरु, और छोटी सी जान फिर होती उत्सुकता होती है, पहुंचे गए पंडित जी हमारी कुंडली देखिए। अरे टाइम नहीं है आज के समय में, पंडित जी को भी टाइम नहीं है, बहुत बिजी होंगे, कहीं गए होंगे, फिर वो बैठाएंगे, ये बताएंगे। ठीक है, हम इतनी जानकारी अपने आप पर अवश्य रख लें कि हम अपनी कुंडली, अपने परिवार की जानकारी स्वयं ले सकते हैं। आज की डेट में इतने अधिक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, इतना अधिक सिंपल जानकारियां हैं जो हर व्यक्ति को रखना चाहिए। तो इसी क्रम में हमारा प्रयास है कि आप छोटी सी जानकारी अपने पास रखें जो हर समय आपको उपलब्ध हो और आप समझ सकें, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वर्क करें। बाकी प्रभु की इच्छा, सब प्रभु करता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स और सभी जातक जो इस चैनल को देख रहे हैं, अभी हमारा प्रयास है और हम आपको निश्चित ही एश्योर कर रहे हैं कि हम आगे आने वाले दिनों में और अच्छी जानकारियां आपको देंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप इस चैनल को प्रॉपर देखते चलिए और आप निश्चित ही एक बहुत अच्छी ज्योतिष जान जाएंगे, बहुत ही अच्छा ज्योतिष में पकड़ ले लेंगे और अपने परिवार और अपना भला तो कर ही सकते हैं। दूसरे का भला करना न करना आपके ऊपर है, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप पर झांकना चाहिए कि हम क्या हैं। अगर हम सुधर गए तो जमाना सुधर जाता है। आज का समय यही है कि हम दुनिया को सुधारने चलते हैं, दुनिया को सुधार रहे हैं, लेकिन हम ही नहीं सुधर रहे। तो सबसे पहले अपने आप को देखिए, और अपने आप को देखने का तरीका है कि आप कुछ सत्संग सुनिए, भगवान के का ध्यान करिए और इस ज्योतिष विज्ञान में थोड़ा सा रुचि लगाइए। हर व्यक्ति को जानना चाहिए, सबका अधिकार है ज्योतिष सीखना, सब व्यक्ति का। कोई किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, किसी पात के हों, इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक विज्ञान है, एक सिलेबस है, एक किताब है, एक पाठ्यक्रम है, सबको जानना चाहिए, जिससे आप अपना अच्छा बुरा समय जान सके। अच्छा समय का मतलब ये है कि हम कोई समय जान लें कि अच्छा समय, उस समय हम अच्छा काम करें। अब हमको मालूम है कि हमारा समय खराब है, 2 दिन बाद हमारा ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, हमारा बाधक ग्रह है, उसकी दशा चल रही है, उस समय कुछ ना कुछ होगा। तो जब हमको ये मालूम है कि कुछ ना कुछ घटना हो सकती है, तो हम सावधान होंगे, बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो विधि का विधान है, काल है, वो तो जाएंगे। लेकिन उस समय अगर हम ये जान लें कि अब हमारा काम, मतलब हमारे ऊपर कोई घटना आने वाली है, कोई दुर्घटना आने वाली है, या कोई समय चक्र खराब है, उस समय यदि हम सावधान होकर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम बेटर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। यही चीज़ है, ज्योतिष सिर्फ यही बताती है आपको। बाकी कोई इसमें वो नहीं है कि आप नहीं करोगे, आप के ये है, ये कर लो बच जाओगे। बचना, मारना, बचाना सब ईश्वर के हाथ में है। हम ज्योतिष सिर्फ एक माध्यम बनती है, आपको बता देती है कि आपके समय ये ग्रह नक्षत्र खराब है, थोड़ा सा आप इसका जाप कर लीजिए, आपका ये बाधक ग्रह है, ये मारक ग्रह है, थोड़ा सा इसकी शांति करा लीजिए, थोड़ा सा इसका रत्न पहन लीजिए, थोड़ा सा इसका दान कर दीजिए, थोड़ा कथा सुन लीजिए, तो क्या होता है, उससे ग्रह में शांति आती है। तो डियर, अब शेष टॉपिक हमारा कल का रहेगा। आज हमने जाना कि
12th हाउस कैसे होते हैं, हॉरोस्कोप, ये आपका हमने जो चक्र बना दिया। इस चक्र में 12 हाउस कैसे होते हैं, वो फिक्स होते हैं। 12 हाउस के सबके अलग अलग रोल क्या है, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। 12 राशियां होती हैं, ये हमने बता दिया। सब राशियों के स्वामी बता दिया। ये राशियां क्रम सीक्वेंस वाइज होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप, सीक्वेंस वाइज मेष से स्टार्ट होती हैं और मीन पर समाप्त। सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये राशियां होती हैं। नक्षत्र क्या है ये फिर अभी कल बताएंगे। कैसे बाधक हाउस, कैसे बाधक निकालते हैं, कैसे मारक निकालते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए योग कारक है, कौन सा मारक है, ये सब जानकारियां धीरे धीरे देंगे। जय श्री कृष्ण।